Assalamu alaikum. Welcome back, students, for our second lecture on biological repair mechanisms. In our last lecture, we have already covered three mechanisms, which are direct reversal of damaged DNA, base excision repair, and nucleotide excision repair. I hope you have gone through the last lecture, and if you have any question, you can still ask those questions. From our next lecture, we shall start with post-replication repair mechanism or mismatch repair mechanism. ओके सो आपने ऑलरेडी ये सब सीख लिया है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं. तो एक्चुअली जो एरर रेट है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁵. अच्छा, फिर उसके बाद होता है क्या है कि जब प्रूफ रीडिंग होती है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रूफ रीडिंग करती है तो वो एरर रेट को 10⁻⁷ तक ले जाती है. मतलब एरर रेट कम हो जाता है, एरर मजीद कम हो जाता है. उसके बाद एक और मेजर पाथवे है या मेजर रिपेयर सिस्टम है जिसको मिसमैच रिपेयर सिस्टम कहते हैं. ये रिपेयर सिस्टम उस एरर रेट को 100 टाइम्स मजीद कम कर देता है. तो अल्टीमेटली वो 10⁻⁹ तक आ जाएगा वो वाला म्यूटेशन रेट. अच्छा, अब ये रिपेयर सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें भी म्यूटेशंस हो गए तो ये रिपेयर सिस्टम इसकी वजह से कोलोन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो लेट्स सी ये रिपेयर सिस्टम क्या है. अच्छा, अब इस रिपेयर सिस्टम पे काफ़ी सारा काम किया था पॉल मॉडरिच ने, ठीक है, जिसने इसको मिसमैच रिपेयर सिस्टम को करेक्टराइज किया था. इस रिपेयर सिस्टम के तीन बेसिक स्टेप्स हैं. पहले सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ मिसमैच बेस पेयर्स. अल्टीमेटली जो बेस पेयर्स मिसमैच हैं ये सबसे पहले इनको रिकॉग्नाइज करेंगे. अच्छा, उसके बाद डिटरमाइन विच बेस इन द मिसमैच इज द इनकरेक्ट वन. अब आप देखेंगे कि अगर एक जी और टी, गुआनिन और थाइमिन, अगर उनकी मिसमैचिंग हो गई तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इनकोरेक्ट कौन सा इनमें से गुआनिन है या थाइमिन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर उन्होंने शो ये वाला, तो ये अगर मिसमैच है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से गुआनिन करेक्ट है या थाइमिन करेक्ट है. तो सेकंड स्टेप इसमें ये है कि डिटरमन करना है इस सिस्टम ने कि दोनों में से कौन सा बेस फिर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. उसके बाद अल्टीमेटली वही है कि एक्साइज द इनकरेक्ट बेस एंड कैरी आउट द रिपेयर मैकेनिज्म. अच्छा, अब ये कैसे होता है. एक्चुअली इसमें जो फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ मिसमैच रिपेयर सिस्टम, उसमें क्या होता है. सबसे पहले एक प्रोटीन है जिसको MUTS के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, ये प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है. ये इस जगह पे अटैच होती है. अटैच होने के बाद ये फर्दर दूसरी प्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. ये आप लोग कह सकते हैं कि जैसे ही MUTS अटैच होगी इस मिसमैच्ड बेस पेयर्स के साथ तो एक पाथवे इनिशिएट हो जाएगा, मिसमैच रिपेयर पाथवे इनिशिएट हो जाएगा. उसकी वजह से तीन फर्दर प्रोटीन्स जो इस लेयन के साथ आगे अटैच हो जाएंगी. तीन प्रोटीन्स होंगे, उनमें से एक MUTL है, ये आप देख सकते हैं. एक MUTH है और एक UVRD है. उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. UVRD प्रोटीन एक तीसरी प्रोटीन है जो यहाँ पे अटैच होगी. यू वी डी, चलो ये याद रहेगा, मैंने जस्ट इसको लिख दिया यहाँ पे. तो ये तीन प्रोटीन्स हैं, ठीक है. तो जैसे ही पहली प्रोटीन जो कि MUTS है ये अटैच होगी उस मिसमैच्ड बेस पेयर के साथ, वहाँ पे तीन और प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगी आके. उनमें से एक MUTH है, एक MUTL है और एक UVRD है. ये तीन प्रोटीन है.
अब इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो MUTH है। MUTH ये डिटरमिन करेगी कि जो मिसमैच हुआ है उसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। उसके लिए वो एक मैकेनिज्म यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ एपिजेनेटिक मार्क्स और मिथाइलेशन मार्क्स। मिथाइलेशन क्या है एक्चुअली, होता क्या है यूकैरियोट्स में, शायद हमने पहले भी पढ़ा हो कि यूकैरियोट्स में साइटोसिन्स जो है ना उनके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है। ये ME मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, साइटोसिन्स में। अच्छा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोसिन की बजाय एडेनिन के साथ एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है, या यहाँ पे एडेनिन के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ हुआ है। तो ये MUTH जो प्रोटीन है ये इन मिथाइल ग्रुप्स को डिटेक्ट करेगी। अब होता क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप्स जो हैं ये पेरेंटल स्ट्रैंड में होते हैं, उसके बाद ये डॉटर स्ट्रैंड्स में भी जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा समझ लें। अब होता क्या है, दो स्ट्रैंड्स हैं, नॉर्मली जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। अब दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स के जो एडेनिन्स हैं उनके साथ मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। अब इनके साथ नए स्ट्रैंड्स अटैच होंगे जब रेप्लिकेशन हो रही होगी। तो नए स्ट्रैंड्स में जो एडेनिन्स हैं उनके साथ अभी मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं हुआ। एक्चुअली ये कुछ देर बाद अटैच होता है, कुछ टाइम लगता है। तो ये जो इंजाइम है MUTH, ये उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये देखता है कि एक्चुअली मिथाइल ग्रुप तो ऐड है पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ, लेकिन जो डॉटर स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड्स बने हैं उनके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो करेक्ट सीक्वेंस था वो पेरेंटल स्ट्रैंड का था जिसके साथ मिथाइल ग्रुप था, और इनकरेक्ट सीक्वेंस डॉटर स्ट्रैंड का है जिसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो जो डॉटर स्ट्रैंड्स है वहाँ पे सीक्वेंसेस को रिमूव करेगा, वहाँ से सीक्वेंसेस को करेक्ट करेगा वो। अच्छा जी, चलो मैं इसको ना रिपीट कर देता हूँ तुम्हारा कि ये सारा कुछ कैसे होता है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ मिथाइलेशन है कि मतलब, चलो रिपीट कर लेते, शुरू से कर लेते। ये मिसमैच रिपेयर कैसे काम करता है, हमने कहा ये 3 स्टेप्स है इसके। रिकॉग्नाइज मिसमैच रिपेयर, डिटरमिन विच बेस इन द मिसमैच इज इनकरेक्ट। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मिसमैच होगा दोनों स्ट्रैंड्स पे गुआनिन और थाइमिन, ये नॉर्मल बेस पेयर्स है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों में से गलत कौन सा है। तो उसके लिए ये जो इंजाइम्स हैं MUTH इंजाइम, ये MUTH प्रोटीन, ये मिथाइलेशन पैटर्न को डिटेक्ट करता है। अब मिथाइलेशन पैटर्न क्या है? मिथाइलेशन पैटर्न एक्चुअली इट इज द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स एट एडेनिन साइट्स ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, जब दोनों स्ट्रैंड्स बन चुके हों। लेकिन जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो पेरेंटल स्ट्रैंड्स पे तो मिथाइल ग्रुप ऐड होते हैं, लेकिन डॉटर स्ट्रैंड्स पे मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं होते। तो इस एंजाइम को ये पता चल जाता है कि जी मिथाइल ग्रुप्स तो पेरेंटल स्ट्रैंड्स पे अटैच्ड हैं, तो डॉटर स्ट्रैंड्स जो है जहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रॉन्ग हैं, तो वो उनको रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब ये मिथाइल ग्रुप जो यूकैरियोट्स हैं उनमें साइटोसिन में ऐड होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये एडेनिन में ऐड होते हैं। एक एंजाइम है एडेनिन मिथाइलेज, जो एडेनिन में ये मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करती है। ठीक है जी। तो जैसे ही इनको पता चल जाता है कि मिथाइल ग्रुप्स इन जगहों पे ऐड नहीं हुए, जो MUTH प्रोटीन है या एंजाइम है ये वाली, तो वो जो उससे कुछ बेस पेयर अपस्ट्रीम एक स्ट्रेच होता है GATC, ये मतलब इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है, उसमें ये निक कर देगा, उसमें से ये DNA को ब्रेक कर देगा कह लेंगे ऑन डॉटर स्ट्रैंड, जो न्यूली सेंथराइज्ड स्ट्रैंड होगा उसमें से। जैसे ही ये यहाँ पे निक करेगा, जो URVD प्रोटीन है ये यहाँ से DNA हेलिकेज एक्टिविटी शुरू कर देगा। ठीक है, DNA हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, ये रीजन उधर जाएगा, और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे आगे ताकि इसको वो क्या कहेंगे प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, अब ये तो है प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में कैसे उनको एंजाइम्स को पता चलता है कि वो इसको डिटेक्ट करें? एक्चुअली यूकैरियोट्स में कोई इतना वेल स्टडीड नहीं है ये वाला मैकेनिज्म, या वेल आइडेंटिफाइड नहीं है। एक उसमें जो है ना
इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन वो भी करेक्ट नहीं है। वो पैरामीटर क्या है जी, कुछ थ्री प्राइम एंड्स फ्री होते हैं नॉर्मली। तो जैसे वो थ्री प्राइम एंड फ्री होगा जो वाला, उससे पता चल जाएगा कि ये वाला जो है ना ये डॉटर स्टैंड है, लेकिन ऑब्वियसली ये भी उतना करेक्ट नहीं है। अ, लेकिन इस पे भी अभी काम हो रहा है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमंस में ये सिस्टम अभी इतना वेल डिफाइंड नहीं है। ज़्यादातर ये जो मिसमैच रिपेयर है इन ह्यूमंस, इट इज़ रिपेयरिंग माइक्रो सैटेलाइट्स। माइक्रो सैटेलाइट्स ऐसे सीक्वेंसेस हैं, दे आर शॉर्ट इन नेचर। जैसा कि एक ये छोटा सीक्वेंस है, ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स में है, लेकिन यूकैरियोट्स में भी 5-6 न्यूक्लियोटाइड्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं पूरे जीनोम में। तो उनको माइक्रो सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है, या रिपीट सीक्वेंसेस का नाम दिया जाता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा, वही रिपीट सीक्वेंसेस जब रिपीट होते हैं आफ्टर सेवरल टाइम्स, तो उसकी वजह से कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं। तो ये वाला मिसमैच रिपेयर सिस्टम एक्चुअली इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द करेक्शन ऑफ दोज रिपीट सीक्वेंसेस। तो अगर वो जीन्स जिन्होंने ये रिपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल MUTS और MUTL है, ये दो जीन्स हैं, ये वाला MUTS और MUTL। तो इन जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, मतलब ह्यूमंस में जो इनके होमोलॉग्स हैं उनमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, तो उसकी वजह से एक मतलब सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, जिसको हेरिडिटरी नॉन पोलियोप्सिस कोलेक्ट्रल कैंसर का नाम दिया जाता है। अब ये एक्चुअली एक कैंसर नहीं है, लेकिन एक प्री डिस्पोजिशन जो कैंसर है, मतलब जिनमें ये म्यूटेशन होगी उन लोगों में ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, तो अब ये मतलब यही है कि ये इनहेरिट हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, और इसका इनहेरिटेंस पैटर्न ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब म्यूटेशन होगी तो एक कॉपी तो ऑलरेडी उस जीन की फंक्शनल होगी। आपको पता है कि किसी भी जीन की दो कॉपीज होती हैं एक सेल के अंदर। दोनों होमोलोगस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी, एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट की तरफ से होता है और एक क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट की तरफ से होता है। तो अल्टीमेटली एक जीन की दो कॉपीज होती हैं। उन दोनों कॉपीज में से अगर एक कॉपी फंक्शनल है, तो वो सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। तो अनलेस ये होगा कि ड्यू टू सेल डिवीजन के सेल्स के अंदर अगर दोनों कॉपीज म्यूटेट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर कैंसर क्रिएट हो जाता है। तो ये दिस इज हाउ वी कैन से कि अगर म्यूटेशन है तो वो प्री डिस्पोजिशन है, ठीक है, वो चांसेस को बढ़ा देते हैं कैंसर को। तो अल्टीमेटली वो कैंसर क्रिएट तो नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब सेकंड है एरर प्रोन रिपेयर और ट्रांसलेशन DNA सिंथेसिस। अब ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अच्छा, तो अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाए, मतलब म्यूटेशन की वजह से रेप्लिकेशन रुक जाए किसी जगह पे, तो सेल डेथ हो सकती है या कैंसर हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो सकता है। हमने ये भी पढ़ा है कि जितने भी हमने ये जो रिपेयर सिस्टम है 3-4, ये हमेशा ये एरर्स को ख़त्म करते हैं, एरर्स को रिड्यूस नहीं करते। लेकिन एरर प्रोन रिपेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एरर्स को इंट्रोड्यूस करेगा। उस ऐप की वजह से अब फ़ायदा क्या होगा कि अगर एप्लीकेशन ब्लॉक है किसी जगह पर, एप्लीकेशन नहीं हो रही और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली सेल डेथ या कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है? तो मतलब इसका क्या है कि ये सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा एरर, बहुत ज़्यादा डैमेज से बचाने के लिए थोड़ा बहुत एरर, थोड़ा सा डैमेज इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो अब होता क्या है नॉर्मली कि ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो नॉर्मल जो पॉलीमरेज एंजाइम होती है जो एप्लीकेशन को कर रही होती है, ये उसके फंक्शन को बाईपास कर लेगा। तो ये सिस्टम दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, तो इसका फायदा अल्टीमेटली वही जो मैंने कहा कि इसकी वजह से थोड़ा सा तो मतलब डैमेज जरूर होगा, लेकिन पोटेंशियली जो ग्रेटर रिस्क है, सीरियस रिस्क जो है वो उनसे बचा जा सकता है। सॉरी, दोनों में ही है ये मतलब, लेकिन बैक्टीरिया में जो ये सिस्टम है इसको SOS सिस्टम कहते हैं। SOS शायद आपको आइडिया हो, इट स्टैंड फॉर इमरजेंसी कॉल। तो अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो ये मतलब रिप्रेजेंट करेगा कि कोई इमरजेंसी है, किसी जगह पर एप्लीकेशन ब्लॉक है। अब ये सिस्टम क्या है?
एक्चुअली ये कैसे पता चला कि ये सिस्टम एसक्यूएल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो नॉर्मल पॉलीमरेज को बाईपास कर सकता है। तो इसको काफ़ी अच्छा लगा, ऑलमोस्ट इट टुक ऑलमोस्ट 30 years टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे थे यूवी लाइट्स को साथ, यूवी लाइट्स वो बैक्टीरिया के बेसिस पे, और हमने पढ़ा कि यूवी लाइट की वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे कि जिनके ऊपर अगर यूवी लाइट को इम्पार्ट किया जाए, यूवी लाइट डाली जाए इन बैक्टीरिया के ऊपर, उनमें म्यूटेशंस नहीं हो रही थी। मतलब कुछ म्यूटेशंस होती थी, उसके बाद कुछ म्यूटेशंस नहीं होती। तो साइंटिस्ट ने देखा क्या कि अगर ये जो 3 जीन है डीएनबी, यूएमयूसी और यूएमयूबी प्राइम, इन 3 जीन्स में अगर म्यूटेशंस हो जाए तो फर्दर किसी और जीन में म्यूटेशन नहीं होगी। आई रिपीट, अगर इन 3 जीन्स में म्यूटेशन हो जाए ऑलरेडी, तो यूवी की वजह से फर्दर म्यूटेशंस नहीं होंगी। तो एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि कुछ नई पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं जो नॉर्मल, जो रेप्लिकेशन में एंजाइम होने वाली पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, ये उन एंजाइम से डिफरेंट है। ठीक है, अब उनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है? इस फिगर में अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, रेप्लिकेशन हो रही है, पॉलीमरेज 3 जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर रही है। एक जगह पे म्यूटेशन है या डीएनए डैमेज है, तो ये रेप्लिकेशन जो मशीन है यहाँ पे आके स्टक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे ही ये स्टक होती है ऐसे सिस्टम एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से एक प्रोटीन कॉल्ड रेक ए प्रोटीन, उसकी सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो वो रेक ए प्रोटीन जो है वो इस जगह पे आके अब अटैच होगी, जिस जगह पे ब्लॉक था, रेप्लिकेशन ब्लॉक था। उसकी वजह से होगा क्या कि ये इसको बाईपास कर देगी, और मतलब जो डीएनए, उससे जो आगे वाला डीएनए है वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है वो भी अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो ये काइंड ऑफ फिलामेंट सा बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और उसके साथ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो एक्चुअली यही एक्टिव फॉर्म है उसकी रेक ए प्रोटीन की। अब उससे आगे क्या होगा, एक और एंजाइम है जो पॉलीमरेज एंजाइम है, वो यहाँ से काम संभालेगी, पॉलीमरेज 5। वो पॉलीमरेज 5 इससे आगे सिंथेसिस शुरू कर देगी, कुछ बेस पेयर्स वो आगे सिंथेसाइज करेगी, फिर वो उससे अलहदा हो जाएगी, और दोबारा से जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो अपना काम संभाल लेगी। ठीक है जी, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। जो रेक ए जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन कर रही होगी, डैमेज डीएनए पे वो पहुंचेगी, वहां पे ब्लॉक हो जाएगी। उसकी वजह से एस्क्वास पाथवे एक्टिवेट होगा, और रेक ए प्रोटीन जो है वो इस जगह पे आकर अटैच हो जाएगी। रेक ए प्रोटीन हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, उसकी वजह से जो उससे डैमेज डीएनए से आगे वाला डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, और वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आगे अटैच हो जाएगी। प्लस उससे आगे फिर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज है उसका काम रुक जाएगा, लेकिन पॉलीमरेज 5 अपना काम शुरू कर देगा। वो डीएनए को सिंथेसाइज कर देगी, कुछ एरर्स इस जगह पर इंट्रोड्यूस कर, यानी कि नॉर्मल पॉलीमरेज को बाईपास कर देगा। अच्छा, कुछ बेस पेयर्स ऐड करने के बाद जो पॉलीमरेज 5 है वो रिमूव हो जाएगी, और डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना काम दोबारा से सस्टेन कर लेगी। तो दिस इज हाउ रेप्लिकेशन ब्लॉक इज हाउ टू से अवॉइडेड। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ म्यूटेशंस ऐड हो जाती हैं। तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ये वाली जो प्रोटीन्स हैं या बाईपासिंग पॉलीमरेजेस हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। इन पॉलीमरेजेस के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। ठीक है, या ये नॉर्मल बाई जो पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं उनसे ये वाली जो पॉलीमरेज न्यू
पॉलीमरेज हैं, ये कैसे डिफरेंट है। तो नंबर वन तो ये है कि दे कैन टॉलरेट अनयूजुअली लार्ज एडक्ट्स ऑन द बेस। एडक्ट एक्चुअली एक टर्मिनोलॉजी है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी जगह पे दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे ऐड हो और उसके बाद उस टोटलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले स्ट्रक्चर को एडेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेस पेयर डैमेज था, तो दो तीन बेस पेयर और डैमेज हो गई, तो एक मतलब कुछ नए सीक्वेंसेस यहाँ पे ऐड हो जाए, तो इस पूरे रीजन को, ये पूरे कंपोनेंट को एडेक्ट करें। तो जो न्यूली डिस्कवर्ड पॉलीमरेजेस हैं, ये बाईपास पॉलीमरेजेस हैं, दे कैन टॉलरेट दिस सिचुएशन। ठीक है, लेकिन मतलब जो नॉर्मल बेस मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनकी जो पॉकेट्स हैं जिन्होंने इसमें से गुजरना होता है वो स्मॉल है। लेकिन जो ये वाली पॉलीमरेजेस हैं, बाईपास पॉलीमरेजेस, दे हैव लार्जर पॉकेट्स दैट कैन अकोमोडेट डैमेज्ड बेसिस। सेकेंडली ये है कि जो जो बाईपास पॉलीमरेजेस हैं, दे कैन इंट्रोड्यूस एरर्स क्योंकि दे लैक द एबिलिटी ऑफ प्रूफ रीडिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पॉलीमरेज 3 जो है नॉर्मल पॉलीमरेज, उसमें ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है कि वो जैसे मूव करती है आगे, फिर कुछ देर बाद वो वापस आएगी प्रूफ रीड करने के लिए, क्योंकि कोई डैमेज्ड डीएनए तो अटैच नहीं हो गया, मिसमैचिंग तो नहीं होगी। ठीक है, तो जो न्यूली डिस्कवर्ड बाईपास पॉलीमरेज हैं उनमें ये एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरह से एरर ज्यादा होगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मतलब अट्रैक्टिव भी है, गुड भी है, वो ये है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के बाद बाईपास पॉलीमरेज एंजाइम रिमूव हो जाएगी, उस स्टैंड से अलग हो जाएगी, और उसकी वजह से पॉलीमरेज 3 अपना काम दोबारा से कंटिन्यू कर सकेगी। तो आज के लिए मेरे को इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।